नमस्कार मित्रों, मैं मणिकांत मयंक और मेरे साथ बैठे हैं यशपाल शर्मा जी। अम्बाला शहर के ही नहीं बल्कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल चैनल वगैरह के मूर्धन्य पत्रकारों में से एक माने जाते हैं। आइए हम कुछ विषयों पर आज इनके साथ बैठकर चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। अभी प्रदेश की जो राजनीति है उसका केंद्र है 3 जिलों में, 3 निगमों में, बल्कि जो चुनाव होने वाले हैं, सोनीपत, पंचकुला और साथ साथ अपना शहर अम्बाला। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। अम्बाला नगर निगम के अतीत से शुरुआत करते हैं हम यशपाल जी के मुखारबिंद से। मणिकांत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नया साल का पहला हमारा ये प्रोग्राम है, तो सबको नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मणिकांत जी, जहाँ तक सवाल निगम चुनाव का है, तो आपने सही हमारे दर्शकों को बताया कि पंचकुला और सोनीपत के साथ साथ अम्बाला शहर नगर निगम का भी चुनाव सिर पर है जी। और बहुत सारी प्रक्रियाएं हो चुकी, कुछ प्रक्रिया बाकी है। लेकिन इस सबसे पहले भी हम अपने दर्शकों को कुछ बहुत अच्छी जानकारी निगम के बारे में देना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अम्बाला शहर जी। और अम्बाला कैंट, ये 2 परिषद थी। इन दोनों परिषदों को जोड़ के 2013 में एक निगम बनाया गया था और उस निगम में जो सदस्य थे, जो पार्षद थे, उन्होंने मेयर को चुना था। तो ऐसी स्थिति में उस समय यहाँ पर विनोद शर्मा एमएलए थे और यहाँ पर पहला जो चुनाव हुआ उसमें रमेश मल जी रिजर्व कैटेगरी से हमारे मेयर बने थे। यानी कि इस निगम के पहले मेयर रमेश मल जी थे जी। उसके बाद क्या हुआ कि ये अक्षेत्र बड़ा हो गया और ये बातें चलने लगी कि इन दोनों को सिटी और कैंट के बीच में, क्योंकि जीटी रोड है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इधर है, कुछ निगम इधर हो गया, तो उधर के लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इन्हें अलग अलग करने का निर्णय सरकार ने लिया। और उस निर्णय में क्या हुआ कि अम्बाला छावनी परिषद रह गया और अम्बाला कैंट को निगम बना दिया और इस निगम में लगभग 10-15 गांवों को जोड़ दिया गया। हालांकि बाद में उन गांवों ने विरोध किया क्योंकि विभिन्न टैक्सेस उसमें बढ़ने थे, वो सब हुआ। लेकिन 20 का जो चुनाव हुआ उसमें यहाँ पर 2020 का जो चुनाव हुआ निगम का, उसमें यहाँ 20 वार्ड बने और मेयर का चुनाव अलग से हुआ। तो 4 प्रत्याशी मैदान में आए और शक्ति रानी शर्मा जी, जो पंडित विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर मेयर चुनी गई। बहुत अच्छे मतों से उन्होंने भाजपा की वंदना शर्मा को हराया था। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और निर्दलीय प्रत्याशी एक चौथे नंबर पर रहा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि निगम बनने के बाद की जो स्टोरी शुरू होती है, जो 5 साल का सफर है, उस पर हमें अब ज़्यादा चर्चाएं करनी पड़ेगी क्योंकि चुनावी माहौल है। हमारे बीच में निगम के प्रत्याशी कौन आएंगे, किसकी क्या संभावनाएं हैं। 20 जो वार्ड बने हैं वो परिसीमन से, यानी वार्ड बंदी दोबारा से हुई है, उसमें भी बहुत बड़ी राजनीति हुई है। तो ये मुद्दा लंबा चलेगा क्योंकि चुनाव है। तो आज हमारा पहला एपिसोड है और निगम के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो तो ये है। नहीं, यहाँ एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा। जो आपने वार्डबंदी से बात शुरू की है ना, तो वार्डबंदी ही विवादों से घिरी हुई रह गई। मामला न्यायालय तक पहुंचा मेरे हिसाब से, नहीं आपकी चला गया मामला आपका। और वार्डबंदी को लेकर के विपक्ष के दलों में, विपक्षी दल जो हैं उनमें आक्रोश भी रहा है। आज भी मैं गया था, एक प्रोग्राम था निर्मल सिंह जी का, तो वहाँ कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और एक एससी सेल की कोई महिला नेत्री थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो 4 सीटें हुआ करती थी वो 3 पे सिमट गई। इस तरह का आक्रोश सभी राजनीतिक दलों के लोगों में है। तो इस आक्रोश के पीछे क्या
भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, सत्ता की मानसिकता कैसी है, मैं इस पे थोड़ा सा। इस मानसिकता से पहले भी एक प्रश्न है। यहाँ पर 10 साल ट्रिपल इंजन की सरकार रही। जी प्रधानमंत्री भाजपा से, सांसद भाजपा से, जी एमएलए भाजपा से, और यहाँ के सारा सिस्टम भाजपा के उसमें रहा। असीम गोयल जी 10 साल यहाँ से विधायक रहे, बाद में वो 4-6 महीने राज्य मंत्री भी रहे। लेकिन सबसे मेन बात क्या है हमारे दर्शकों के लिए, इस शहर का दुर्भाग्य क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि 2020 में शक्ति रानी शर्मा तो मेयर बन गई, और वो तो क्योंकि अपनी पार्टी से थे जी। आज वो भाजपा की एमएलए हैं कालका से, लेकिन उस समय तो विपक्ष में थे और एमएलए हो गया भाजपा का। तो इस शहर ने वो दंश सहा है। जो अंबाला नगर निगम है इसको तो लोग नरक निगम कहते थे, क्योंकि इसमें कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि कदम कदम पर बहुत बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। एक में बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं कि भ्रष्टाचार क्यों पनपता है। ये प्रश्न जब हम तो उठाते थे कि भाई लगातार यहाँ पर जो आम आदमी का सबसे ज्यादा सरोकार है वो तो निगम से है, और निगम में कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। तो उस भ्रष्टाचार पर जितना हमने सर्च किया, उसमें जितने भी एमसीज हैं, जो पार्षद हैं, सदस्य जो हैं, उनमें से ज्यादातर इस नगर निगम में दलाली करते हैं। इस शहर का दुर्भाग्य देखिए मणिकांत जी, आप तो अब आए हैं, अब आगे आगे आप देखेंगे क्योंकि चुनाव सिर पर है। यहाँ के आधे से ज्यादा पत्रकार दलाली करते हैं, और यहाँ के जब अफसर या कर्मचारियों को ये लगता है कि ये तो दलालों का शहर है, तो आप समझ सकते हैं कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। जिस काम के 10,000 रुपए या फ्री में होना है उसके लाखों रुपए पे करते हैं लोग। और वो हमारे पार्षद महोदय, जो सम्मानित पार्षद महोदय हैं, जो हाथ जोड़कर आपका बहुमूल्य वोट मांगने आते थे, वो दलाली करते हैं, खूब दलाली करते हैं। आधे से ज्यादा ऐसे हमारे पार्षद हैं। सत्ता के लोग जो हैं वो दलाली करते हैं। लोग लाइन में खड़े रहते थे, काम नहीं होते थे, और उन दलालों के, उन नेताओं के काम, शाम को फाइल उनके घर पहुंचती थी काम होकर और नया काम लेकर। तो इस निगम में जो जहर है, वार तो अब उस पर होगा, क्योंकि पहले 5 साल वो अच्छे नहीं रहे। फिर 5 साल जो ट्रिपल इंजन की सरकार आई उसमें हमने खूब भुगता है। एनडीसी के मामले हो, नक्शों के मामले हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, आपका साफ सफाई के मामले हो, आपका अतिक्रमण का मामला हो, जिससे हमारे हर आदमी की, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है। उस नगर निगम की क्या क्या कार्य प्रणाली है उस पर अब सर्च करने का या उस पर काम करने का अब समय आया है। तो ये 5 साल बहुत जरूरी है। भाई पहले क्या हुआ, आप आज भी तो हाथ जोड़कर वो पोस्टर आने शुरू हो जाएंगे कि अपना बहुमूल्य वोट मुझे दीजिए। अरे तुझे तो दे, तूने क्या किया है? एक तो वो भी लोग आएंगे। नहीं, मेरा एक, अब फिर अब यहाँ 1 मिनट में रोकता हूँ। हाँ हाँ। अगर ये भ्रष्टाचार या दलाली का सिलसिला हाँ अगर चलता रहा हाँ। अनवरत रूप से, तो सत्ता पक्ष में तो बीजेपी का बहुमत है शहर की सरकार में, तो क्या विपक्ष के नेता लोग सोए हुए थे? नहीं, देखो समय समय पर सब चीजें चलती रही। भ्रष्टाचार पर भी वार हुआ, ऐसी बात नहीं है, विपक्ष बोला है, लेकिन सुनता कौन है? आज आप एक बात बताओ, जो 2020 के वार्ड थे उन पर परिसीमन हुआ, वार्ड बंदी हुई, क्यों हुई? इसका मतलब सत्ता पक्ष कुछ गलत चाहता है, और तो कोई कारण नहीं था। वही 20 वार्ड हैं, उन्हीं में तोड़फोड़ की गई है। किसी की जो योग्य सदस्य हैं, पार्षद हैं, उनके राजनीतिक कैरियर पर तलवार लटक गई। आपका वार्ड है, आप सदस्य हैं, आपने काम किया, आप लोगों में फेमस हैं, चाहते हैं लोग आपको, आपका वार्ड तोड़ के उसको जोड़ तोड़ के इधर उधर से वोट और आपको रिजर्व कर दिया, तो आप क्या करेंगे? ये बदनीयती किसकी है?
देखो जो आक्रोश है, आपने कहा, आपने अब आप बड़े प्रश्न पर आ गए कि आक्रोश है लोगों में। वो आक्रोश क्यों है? वो इसलिए है कि आपने वार्डबंदी में सब कुछ लोटपोट कर दिया। यही मैंने भी आपसे सवाल किया था और मैं उसी पर आ गया। हाँ, लेकिन वो हमें तो वो भी कहानी बतानी पड़ेगी ना कि ये शहर इस अंबाला नगर निगम में, इस नरक निगम में 5 साल से क्या भोग रहा है, क्यों भोग रहा है, किसके कारण भोग रहा है, जो उसके दोषी हैं उन पर क्यों वार नहीं होना चाहिए। अब वार्डबंदी हो गई, नहीं हुई, हो गई वार्डबंदी, लेकिन वार्डबंदी के कारण क्या क्या हुआ उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष कोर्ट में गया हुआ है। बिल्कुल। हालांकि होना कुछ नहीं है, ये भी निश्चित है, क्योंकि वार्डों का गठन हो गया, वार्डों का आरक्षण कर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि 4 वार्ड ऐसे बना दिए कि भाई गांव गांव को अलग जोड़ दो, ताकि क्योंकि वहां पर कांग्रेस का बाहुल्य है, वो डिस्टर्ब करेंगे, तो वो 10 वार्डों को प्रभावित ना करके 4 को कर लेंगे। देखो बदनीयती। उसके बाद कुछ ऐसा भी एक यहाँ पर चमत्कार हुआ है कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गया एक व्यक्ति, जिताऊ कैंडिडेट, और बाई चांस उसे भी रिजर्व कर दिया। अब उसकी बेइज्जती करना या उसको नीचा दिखाना या उसको बाहर फेंकना, क्या बदनीयती थी भाई। उस एक जिताऊ कैंडिडेट जो पिछली बार मात्र 11 वोटों से हार गया, उसको आपने ले तो लिया पार्टी में, लेकिन उसको रिजर्व की कैटेगरी में उसके वार्ड को डाल दिया, तो वो तो मर गया। दूसरी बात, जो होनहार सदस्य हैं, जो हमने विकास कार्यों के लिए, जनमानस की लड़ाई के लिए सदन में लड़ते हुए देखे हैं, उनमें कई को काट दिया, उसके वार्ड को आरक्षित करा दिया। तो ये बदनीयती है जिसको कुछ लोग राजनीति कहते हैं। जनहित को रोकना, लोगों की राजनीति खत्म करना, या अच्छे लोगों को सदन में जाने से रोकना, या विपक्ष को खत्म करना, उसके पीछे आप अपने विकास के एजेंडे को न चला करके आरी चला रहे हैं कि इन्हें काट दो, इनके वोट काट दो, इन्हें यहाँ रिजर्व में डाल दो। ये जो गंदा खेल हुआ है, वो विपक्ष का आक्रोश जायज है, हालांकि उसमें होना कुछ नहीं है। इस होना इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, प्रजातांत्रिक देश में हमेशा से देखा गया है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा है। और बीजेपी जो सत्तारूढ़ दल है, उसमें पार्टी का एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा है, पार्टी का मजबूत एक संगठन है। इसका मतलब तो यही हुआ कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, और संरचनात्मक जो संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए, जो विरोध करने के लिए जो स्वर मुखरित होने चाहिए, वो स्वर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पार्टी के पास संगठन नहीं है। तो मणिकांत जी, मैं तो यही कहूँगा कि आज की इस चर्चा में आपने बहुत अच्छे प्रश्न रखे हैं। आगे आगे हम दर्शकों को इस चुनाव से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ देते रहेंगे समय समय पर। आज आप भी आए, मैं भी, पहला एक ये एपिसोड है, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। और मेरा भी धन्यवाद, और सबसे बड़ा दर्शकों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।